हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों में से जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 7th जेपीएससी मेंस में, आपका एग्ज़ाम से आप संतुष्ट होंगे। जैसा भी आपका तैयारी था, जो भी आपका एफर्ट था, उसके अनुसार आप वहाँ पर प्रदर्शन ज़रूर किए होंगे, ऐसा उम्मीद है। तो कई लोग मैसेज किए थे कि क्वेश्चन डिस्कस कर दें, पर जब तक कुछ सैंपल आंसर वगैरह रेडी ना हो आपको दिखाने के लिए, तब तक उसको डिस्कशन नहीं कहेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या कुछ पूछा गया था। पार्टिकुलरली जो नए स्टूडेंट हैं, उनको भी देखना चाहिए क्या ट्रेंड रहा है इस बार। और मुझे लगता है कई लोग देख भी लिए होंगे अब तक। लेकिन चलिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं, और कुछ मिसकॉन्सेप्शन और जो मिथ्स है इन जो रिटन टेस्ट होता है इस तरह का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, खास करके नए स्टूडेंट्स के बीच, उसको भी मैं बीच में थोड़ा बहुत मिटाता चलूँगा, है ना, मिसकंसेप्शंस को। तो देखना चाहिए आपको। ओके। तो फिलहाल ये पेपर 6 है, सबसे पहले यही हाथ में आया हमारे, तो मुझे लगा कि चलो इसी से स्टार्ट करते हैं, पीछे से ही, है ना। पेपर 6 5 4। तो पेपर 6 जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके। यहाँ पर आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आप स्नैपशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। और जो रूल्ड पेपर मिलता है वहाँ पर, है ना, कई लोग पूछते हैं तो रूल्ड पेपर आता है वहाँ पर। लास्ट टाइम भी रूल्ड ही दिया गया था। कई लोग मैसेज करते थे पिछले एक साल में कि कैसा पेपर दिया जाता है, तो फॉर जनरल रेफरेंस याद रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था यहाँ पर। सिंपली इसमें आपको नंबर देकर अपना ऑप्शन नंबर वहाँ पर लिखना होता है, बट चूँकि मेंस का पेपर है तो संभव है, अगर आपसे समय है तो कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको भी लिख देने का, ठीक है, क्योंकि कुछ भी है तो रिटन टेस्ट है यहाँ पर, है ना। तो ऐसा नहीं कि 1 का डी है आंसर या 1 का बी है आंसर, तो सिर्फ 1 भी लिख कर नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जस्ट एक कहते हैं जिसको गुड प्रैक्टिस आप कह सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देखिए, पहला क्वेश्चन था द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स ग्रेविटी होता है ना। दूसरा क्वेश्चन जो था वो है कि अ स्टोन रेस्टिंग ऑन द टेबल हैज़। तो कैसा एनर्जी होता है, तो मेरे ख्याल से टेबल जो है यहाँ पर वो एक तरह से हाइट को रेफ़र कर रहा है ना। और हाइट पर पहुँचाया गया है स्टोन को, तो मे बी सम काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वो बात कर रहा है। प्रीलिम्स जैसा यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है एक दो क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है कि डाउटफुल नहीं हो सकता है। और प्रीलिम्स में जैसे कुछ क्वेश्चंस में था कि ये हो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अंत में जो कमीशन जो है मानेगा वही आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो सकता था, अगर वो नहीं तो फिर नन ऑफ दीज होगा। ओके। तो पर ज़्यादा चांस है कि पोटेंशियल एनर्जी ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपका आंसर सन होगा, ये तो सिंपल सा था। फार्मूला ऑफ यूरिया यूरिया पूछा जा रहा है, तो आपका इसका NH2 होल ट्वाइस CO, यानी ये डी ऑप्शन जो था ये होता है। उसके बाद गॉल्जी बॉडीज़ के बारे में पूछा है, क्या करता है, तो ठीक है, ये सब तो NCERT से सीधा है दिया हुआ, कोई वैसा विशेष था नहीं। स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो ऑप्शन बी है। उसके बाद ये स्टॉनली मिलर का एक्सपेरिमेंट के बारे में है, अगेन NCERT में दिया हुआ है आपका, इवोल्यूशन में सामने में ही लिखा हुआ है बिल्कुल। एमिनो एसिड्स जो है वहाँ पर रह जाता है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर देखिएगा तो। मेंडल जो है जेनेटिक्स, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल था ये तो। थायरोक्सिन थायरॉयड ग्लैंड, ये भी आसान था। और यहाँ पर अगेन एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है आपका। रीज़न जो है 500 से 1000 mm, यानी 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जो बारिश होता है, वो रीज़न कैसा होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है ऑप्शन सी और डी में, ठीक है। हमारे हिसाब से सी होना चाहिए, सेमी एरिड। अगर कोपन का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो सेमी एरिड रीजन भारत का जिस एरिया को वो कहते हैं, ठीक है, तो वो एरिया में भी इसी के रेंज में बारिश होता है ना। तो मेरे ख्याल से वो कोपन ही होना चाहिए। तो इंडिया का भी जो ये वाला रीजन है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से जो है ये सेमी एरिड होना चाहिए, लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड का भी
आपको बारिश का रेंज कुछ ऐसा ही रहता है। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इन दोनों में से ही कोई होगा आपका। लेट्स सी कि इसका तो ऑप्शन भी जैसा कुछ आता नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या सही माना था, लेकिन इसके हिसाब से हमारे हिसाब से सेम ये रीडिंग होना चाहिए इसका, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनिमम रेनफॉल अमाउंट कंसिडर्ड एज रेनी डेज, है ना। तो रेनी डे किस कब बोला जाएगा, जब कम से कम 2.5 mm का बारिश होगा। अगेन टफ क्वेश्चन, ये सब कोई पढ़ता नहीं है, मतलब जनरल टेक्स्ट बुक में ये सब मिलता नहीं है तो किसी को ये सब पता नहीं रहता है। अगर आपका तुक्का सही हो गया तो अच्छी बात है। सेम ये 9th क्वेश्चन के साथ भी था, है ना। तो अगर लग गया तो लग गया, या फिर जानते हैं अगर आप कहीं से, जनरल नॉलेज अच्छा है तो ठीक, अच्छी बात है। द गैस कंट्रीब्यूटिंग मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। तो अच्छा, ये जहाँ भी मैं ये बता रहा हूँ जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक से अलग हटकर, वो एक जनरल इंटरनेट सर्च के थ्रू ही बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे वो पता था। द गैस कंट्रीब्यूटिंग मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका होगा, ये तो सिंपल था। और मीथेन भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड जितना उसका एक्सटेंट नहीं है, इसीलिए वो कंपेरेटिवली जो है कम कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट आईएमडीबी जो करता है, अगेन फिर एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये भी। अ, ये सब भी रेगुलर बुक्स में नहीं रहता है दिया हुआ, थोड़ा सा इंटरनेट ब्राउज़ करने पर समझ में आता है कि अगर आपको कुछ घंटों से लेकर एक दिन के अंदर तक का फोरकास्ट हो रहा है तो उसको नाउ कास्टिंग, यानी अभी जो कंडीशन है उसको, वो वर्ड दिया गया है उसके लिए, नाउ कास्टिंग, है ना, कि अभी क्या सिचुएशन है। और 1 से 3 दिन वाला जो रहता है वो शॉर्ट टर्म होता है ना। 3 से 10 दिन वाला जो है वो मीडियम टर्म होता है। और आपका मंथली या सीजनल फोरकास्ट अगर हो रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म कहा गया है, ठीक है। तो अगेन ये भी इंटरनेट सर्च पर ही आधारित है, वैसा कोई विशेष इसका मैंने अभी सोर्स में देखा नहीं है। तो यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। अगर क्लोज देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है सो थोड़ा क्लोज है, लेकिन अब आई एम नॉट श्योर कि वो मानेंगे, नहीं तो फिर डी होगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए हमारे हिसाब से, नॉट वेरी श्योर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ नॉट अ नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये तो ईजी था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट इज़ द प्राइमरी एजेंडा ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, तो इन्वायरमेंट का अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ग्रीन हाउस गैस वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो इसका आंसर हमारे हिसाब से अनरिलायबल सप्लाई होना चाहिए। हालांकि टेक्नोलॉजी अब बहुत इम्प्रूव हो गया है, लेकिन ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, एक ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोर्सेज वो सब अनरिलायबल माना जाता रहा है पिछले कुछ डिकेड्स में, है ना। क्योंकि आप किसी भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को देखिए तो उसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होता है, बहुत हाई होता है। तो वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ये बात कर रहा है रनिंग कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी कम होता है नॉन रिन्यूएबल के हिसाब से, ठीक है। एक सोलर पावर प्लांट को रन करना काफ़ी कम कॉस्टली है, या विंड मिल को रन करना कम कॉस्टली है कंपेरेटिवली एक आपका सोलर, जैसे थर्मल पावर प्लांट ले लीजिए, सो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, है ना। तो रनिंग कॉस्ट तो लगता नहीं है कि होगा। और बाकी मेंटेनेंस वगैरह तो चाहिए होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा, बट वो सब ओकेजनल है। रनिंग कॉस्ट मुझे नहीं लगता कि, मतलब एक जो हमारा परसेप्शन है, मुझे लगता है अनरिलायबल सप्लाई ही होगा। जैसे सोलर एनर्जी ले लिए तो अब रात में आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं अनलेस कि आपके पास कोई स्टोरेज का व्यवस्था है जो दिन में आप एनर्जी प्रोड्यूस किए हैं उसको स्टोर करने के लिए। सेम फॉर विंड, है ना, विंड पैटर्न वगैरह शिफ्ट होता है, विंड मिल वगैरह लगाया भी जाता है तो इस हिसाब से लगाया जाता है जहाँ पर साल में मैक्सिमम टाइम एक कंसिस्टेंट विंड मिलता हो, है ना। तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर भी इनकन्सिस्टेंसी हो सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम का बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि साल के 365 दिन आपको सेम अमाउंट में विंड मिलेगा, ओके। तो वहाँ पर भी अनरिलायबिलिटी है, जियो थर्मल वगैरह में भी अनरिलायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि एस्केप कर जाता है कई बार क्रेविसेस में अर्थ के, आपका जो वहाँ पर गैस पोटेंशियल रहता है, जो वाटर वेपर पोटेंशियल रहता है जियो थर्मल पावर प्लांट्स में। तो कुल मिलाकर मुझे वहाँ पर अनरिलायबिलिटी ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो
मुझे लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारे एक जनरल कन्विक्शन पे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई मैंने टेक्स्ट बुक में नहीं देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज द मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? अगेन सिंपल था, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल अप्लीकेशन ऑफ बायोटेक? तो ग्राफीन सीट, उसमें बायोटेक्नोलॉजी जैसा कुछ भी नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रिलेटेड टू द ब्लाइंडनेस इन यंग चिल्ड्रेन? तो विटामिन है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जी सैट का जो सैटेलाइट होता है वो सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। ओके, ये भी इजी था। और कोविड का आपको कोरोना वायरस का जो है वो नाम पूछा था, तो वहाँ पर सार्स कोव 2 वायरस उसको कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस था आपका ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 32 मार्क्स का था, 500 से 600 वर्ड के अंदर आपको लिखना होता है। आगे में दिया हुआ था वहाँ पर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर सिंपल ही क्वेश्चन था, बट अब यहीं पर से जो है जब सब्जेक्टिव का बात आता है तो खासकर नए स्टूडेंट्स को ये बात समझने का है कि जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, किसी ने मुझे मैसेज किया था यूट्यूब पर, मैंने ही देखा था कि सर मेंस में क्वेश्चन तो बड़ा स्कूल जैसा पूछता है, वैसा तो कुछ रहता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्कूल जैसा आंसर भी लिखना होता है, खास करके अगर साइंस में, अगर फिजिक्स वगैरह का बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डेल्व कर जाएं या बहुत डीप में चले जाएं। वो फिजिबल भी नहीं है एज एन एस्पिरेंट तैयार करना उन चीज़ों को, और वो सजेस्टेड भी नहीं है। ठीक है, वैसा कोई सलाह भी आपको नहीं दिया जाता है। तो फिजिक्स वगैरह में आप कह सकते हैं कि जो आपके साइंस के टेक्स्ट बुक वगैरह में दिया हुआ है आप उतना एटलीस्ट लिख कर आइए वहाँ पर, है ना। थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए कि उसको एक्सटेंड करने का, एलाबोरेट करने का, ताकि आपका जो वर्ड लिमिट है थोड़ा उसके नज़दीक पहुँच सके। ये बस फिजिक्स के लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। उसके अलावा वो जो स्कूल वाला कंसेप्ट है ना, वो कहीं काम नहीं आता है। ठीक है, स्कूल वाला आप, ये स्कूल या कॉलेज नहीं है। यहाँ पर आप अगर स्कूल और कॉलेज वाला स्टैंडर्ड का लिख कर आएंगे आंसर, तो फिर क्या है कि आपसे बेहतर लिखने वालों का कमी नहीं है ना। तो फिर उनको 2-4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा मिलेगा, और 20 क्वेश्चन आया है अगर, तो आपका और उनके मार्क्स के बीच जो है लगभग 100 मार्क्स का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्कूल का जैसा क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको आंसर भी वैसा ही लिखना है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन था यूनिट का डेफिनेशन, और एमकेएस, सीजेएस और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करने बोल रहा था। स्टैंडर्ड यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और एडवांटेजेस बताना था आपको एसआई सिस्टम का। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों क्वेश्चन 50-50 लोग अटेम्प्ट किए होंगे। दूसरा भी आसान ही था, हालांकि थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था। लिखना आपको वही केपलर वाला ही था जो लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन है, उसको वही लिखना था आपको। उसके बाद सोलर लूनर एक्लिप्स वगैरह के बारे में, लूनर एक्लिप्स स्पेशली नहीं दिया है, लेकिन चूंकि आपसे एक्लिप्स के बारे में पूछ रहा है तो आपको वहाँ पर एग्जांपल में आप लूनर एक्लिप्स का एग्जांपल देकर बता सकते थे, क्योंकि सोलर तो फिर आगे आपको डायग्राम वगैरह बनाना है तो आप एक्सप्लेन करते हैं उसको। ठीक है, तो एटलीस्ट लूनर वाला यहाँ पर दिखा सकते थे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एक्लिप्स एंड हाउ डज इट टेक प्लेस। और सन का और अर्थ का रिलेटिव पोजीशन, यानी कि केपलर का तीनों लॉ तो आप वहाँ पर लिखते ही। तो लॉज हो गया, डायग्राम बनाए थे केपलर का, सब कर देते अच्छे से, है ना। जो दूसरा लॉ है, जो पहला लॉ है, दोनों में डायग्राम आप बनाए थे केपलर का, तो ठीक ठाक हो जाता आपका। और बाकी सोलर एक्लिप्स का को देखने का 5 तरीका, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर लोग पढ़ कर गए होंगे। अगर आपको वहाँ पर कॉमन सेंस थोड़ा सा काम किया होगा तो डेफिनेटली 3-4 तो लिख ही दिए होंगे, वो सब तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी आंसर आप लोग लिखे हैं उम्मीद करते हैं ठीक ठाक लिखे होंगे। और डायग्राम का विशेष महत्व है। ठीक है, जो बायो से क्वेश्चन आया था वो देखिए एसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में दिया हुआ है, अगेन प्रोटीन चैप्टर से था आपका। तो जो भी पढ़ना था अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, जो सुपरफिशियल स्टडी होता है वहाँ पर डेफिनेटली उनको थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा। जो थोड़ा सा अ, अच्छे से किए होंगे हर हर एक टॉपिक को, जो सेलेक्टिव नहीं किए होंगे उनको डेफिनेटली दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के जस्ट पहले तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन पहले से अगर पढ़े हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज का जो स्टोर होता है माइंड में, वो ऐसे टाइम में काम आता है जबकि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बायो में वही हुआ, देखने में बड़ा आसान लगता है, वाइटमिन्स पूछा है और उसका डेफिशिएंसी। जनरली लोग वाइटमिन्स और उसका डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ कर गए होंगे, उससे ज़्यादा उसको एलाबोरेट नहीं किए होंगे।
है ना। लेकिन ठीक है, वहाँ पर अगेन अगर वाइटमिन्स अच्छे से जानते पढ़ते तो काफ़ी चीज़ आप वाइटमिन्स के बारे में बता सकते थे, है ना। वाइटमिन्स का टाइप्स बता सकते थे, कम से कम सारा वाइटमिन्स का नाम लिख सकते थे, उसका साइंटिफिक नेम लिख सकते थे, बगल में उसका डेफिशिएंसी डिजीज़ लिख सकते थे, वाइटमिन्स का फंक्शन क्या होता है वो लिख सकते थे, वाइटमिन्स का टाइप्स, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, सब ये सब आप बता सकते थे। तो इनफैक्ट वाइटमिन्स पे भी आराम से आप 1.5-2 पन्ने लिख सकते थे वहाँ पर, है ना। और 3 डिजीज़ डिस्क्राइब करना था तो अगेन डिजीज़ का नाम ऐसा भी नहीं है जो आप मतलब उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, लक्षण वगैरह डिजीज़ का बता ही सकते हैं आप, यानी कि सिम्टम्स वगैरह। ओके। और कौन सा फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है वो विटामिन जिससे कि आप उस बीमारी से बच सकते हैं वो बता सकते थे आप वहाँ पर, है ना। तो कुछ यही सब आप चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करते तो आप आसानी से 400-500 वर्ड का आंसर तो लिख ही सकते थे वहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन चूंकि इन चीज़ों को रिवाइज में भी बहुत लोग नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा इशू हुआ होगा, है ना। तो ठीक है, यही क्वेश्चन था वहाँ पर, विटामिन डेफिशिएंसी और विटामिन्स के बारे में, और एसेंशियल एमिनो एसिड्स और वो क्यों नेसेसरी हैं मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए। तो मुझे लगता है विटामिन्स वाला फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा इजी था करना, क्योंकि वो में भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पर ही लोग फोकस किए होंगे, एमिनो एसिड्स के बारे में उतना नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। और जो लोग स्कूल वाला कंसेप्ट पर लगे हुए हैं वो देखिए विटामिन्स वाला क्वेश्चन अगेन देखकर मत सोचने लगी है कि बिल्कुल ये तो 10th क्लास का 9th क्लास का स्कूल वाला क्वेश्चन है। नहीं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर पूरे सिस्टम के पर्सपेक्टिव में आपको सोचना पड़ेगा कि वहाँ पर आपका कोई कंपटीशन नहीं होता है, 1-2 बच्चे जो आपके क्लास में होंगे टॉप करते होंगे बस उन्हीं से, है ना। और कोई वैसा होता नहीं है यहाँ पर। आप वैसा आंसर लिखिएगा तो कई लोग हैं जो आपसे बेहतर आंसर वहाँ पर लिखने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन आपका झारखंड का ये एग्रीकल्चर वगैरह से था, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका के बारे में बताना था इसका। और झारखंड स्टेट ऐड कर दिया है तो उससे कंफ्यूज होने जैसा कुछ था नहीं, तरीका वही सब रहेगा। हाँ, झारखंड में जो अगर कोई विशेष रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका होता है जिसके बारे में आपको जानकारी था तो वो सब आप मेंशन कर सकते थे। बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हर एक जगह जो है थोड़ा एक लोकल नेम होता है, वो सब आप जानते हैं तो अच्छी बात है, वो सब लिखते तो थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा होता। और कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में ये बेनिफिशियल है उसके बारे में बताना था। तो कीवर्ड्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन में देख लिए कि एग्रीकल्चर दिख गया तो बस सब एग्रीकल्चर के बारे में ही लिख रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकता है वो आपको बताना था, ठीक है, बेनिफिट उसका बताना था। ओके। अब ये कैसे बढ़ाएगा उस पे आपको कंसंट्रेट करना है, इधर उधर का ज़्यादा बात करेंगे तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि प्रॉब्लम होगा, है ना। नेक्स्ट इसमें और में था गिव योर कंसेप्ट ऑफ वेस्टलैंड, व्हाट मेजर्स यू विल सजेस्ट फॉर इट्स रिक्लेमेशन एंड इट्स पोटेंशियल यूज इन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस सही था। वेस्टलैंड और रिक्लेमेशन का तरीका तो पढ़े ही होंगे अगर वेस्टलैंड रेडी किए होंगे तो, और करना भी चाहिए था। वेस्टलैंड और डिजर्टिफिकेशन लग ही रहा था कि पूछेगा, तो अच्छी बात है। इसमें भी वैसा कुछ विशेष नहीं था, मेजर्स सिंपल सिंपल मेजर्स है, अच्छे से अगर आप मेजर्स का नाम लिख लिख कर बढ़िया से बॉक्स वॉक्स बनाकर और उसको जो है सो थोड़ा सा 2-4 लाइन एक्सप्लेन किए होंगे हर एक पॉइंट को, तो अच्छी बात है। बाकी पोटेंशियल यूज़ इन एग्रो फॉरेस्ट्री भी लिखना था वेस्टलैंड का, तो सॉरी, पोटेंशियल यूज़ में क्या कुछ आप लिख सकते थे वहाँ पर जो है सो एग्रो फॉरेस्ट्री में, यानी कि जो प्लांट या ट्री वगैरह जो आप लगाते हैं अपने जो पारंपरिक खेती है उसके साथ, है ना, उसका भी बहुत सारा तरीका होता है कि कैसे करना है, साथ में लगा रहे हैं या आप इंटरक्रॉपिंग करके लगा रहे हैं या फिर अपना जो साइड वॉल्स है वहाँ पर आप लगा रहे हैं, बहुत सारा तरीका होता है। तो वेस्टलैंड का भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, है ना। जो स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट होता है वो सब आप एग्रो फॉरेस्ट्री में लगा सकते हैं अगर आपके पास वेस्टलैंड है तो। और प्लस आप उससे जो है सो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लाइव स्टॉक को आप मिक्स कर सकते हैं उसके साथ, लाइव स्टॉक का फॉडर जो वहाँ पर आप उपजा सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वहाँ पर का जो भी आप कल्टीवेट करने की कोशिश कीजिएगा, मे भी उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह थोड़ा कम रहेगा, है ना। तो आप वहाँ पर ये सब पॉइंट आपको वहाँ पर डिस्कस करना था थोड़ा, और भी काफ़ी सारा पॉइंट हो सकता है यहाँ पर, अभी उस पर ज़्यादा डेल्व नहीं करेंगे। लेकिन
लिखना कुछ कुछ ऐसे ही था। पांचवा क्वेश्चन अगेन सिंपल है, एसिड रेन लिखिए, उसके बाद उसका कॉज लिखिए, उसका कंसिक्वेंस लिखिए, फिर एक अलग टॉपिक डालिए डेजर्टिफिकेशन, उसका कॉज लिखिए, कंसिक्वेंस लिखिए। ठीक है, कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड द अमेंडमेंट्स मेड टू इट। अब अमेंडमेंट्स मेड टू इट लिख कर जो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है ना, कि क्या कुछ था उसमें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो आई एम श्योर कि सब लोग पढ़ कर आए ही होंगे, है ना, 3-4 एक्ट तो था ही सिलेबस में दिया हुआ इन्वायरमेंट में। पर अमेंडमेंट्स देकर वहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट बना दिया, तो मुझे लगता है ये कम लोग अटेम्प्ट किए होंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान था। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है रेनेबल और नॉन रेनेबल सोर्सेज। आपका एनर्जी जो है उसके बीच आपको डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन। किसी भी दो रेनेबल एनर्जी सोर्स से कोई भी दो ले लेते जो सिंपल आपको समझ में आता है, ठीक है, सोलर ले लिए, विंड ले लिए, जो भी आपको समझ में आता है, और उसके बाद उसका प्रोसेस बता दिए। ठीक है, एनर्जी का बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना है, उसका दूसरे एनर्जी के रूप में भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप बता सकते थे वहाँ पर। ठीक है, जैसे विंड के लिए बता दिए, विंड मिल का जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करता ही है। ठीक है, विंड मिल का फ़ैन घूमा, उससे फिर टरबाइन घूमा, कुछ नहीं करना था, छोटा सा बहुत एक फ्लो चार्ट, या कह सकते हैं फ्लो चार्ट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आप लाइन डायग्राम एक बना सकते थे। ठीक है, एक विंड मिल दिखा दिए, उसके बाद आप वहाँ पर आप जनरेटर या टरबाइन दिखा दिए, फिर वहाँ से आप एक लाइन दिखा दिए कि हाँ उधर फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगा। उसी तरह विंड मिल का फिर आप यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन में भी यूज़ होता है ना, जहाँ पर पेरेनियल विंड कंडीशंस अवेलेबल होता है वहाँ पर आपका इरिगेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी एक यूज़ आप उसका दिखा सकते थे डायग्राम बनाकर, है ना। उसी तरह सोलर का भी, तो सोलर में भी आप सोचते हैं वहाँ पर तो काफ़ी सारा सोलर का भी एनर्जी उससे लेने का तरीका है जो आप वहाँ पर बता सकते थे, है ना। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी सोलर का कई सारा यूज़ है। ठीक है, कुछ सेंट्रलाइज यूज़ है, कुछ कुछ डिसेंट्रलाइज्ड यूज़ है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी देखा जाए तो कुछ जो इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं, कुछ ग्रिड में सप्लाई करते हैं, प्लस सोलर का थर्मल यूजेस भी है ना, जो कि प्लांट वगैरह लगाया जा रहा है, जहाँ पर कि जो है एक ट्रेडिशनल थर्मल पावर प्लांट में जो होता है पानी गर्म होता है, स्टीम बनता है, और स्टीम की मदद से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेम चीज़ सोलर का हेल्प से किया जा रहा है। सोलर का जो रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं उस पानी को गर्म करने के लिए, जैसे कोयला जलाकर पानी नहीं गर्म कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स से कर रहे हैं। तो ये सब कुछ था वहाँ पर, सोचा जा सकता था। मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ कोई तैयार करके आता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, और जो आप पढ़े हैं थोड़ा ज्ञान करेंट अफेयर्स और इन सब चीज़ों को लेकर आप वहाँ पर बता सकते थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी आसान ही था, बशर्ते कि आप वो करके आए हो, डिजीज़ वगैरह तो पढ़ना ही था। लास्ट टॉपिक है अपने पूरे जेपीएससी के सिलेबस का। तो एचआईवी के बारे में पूछा गया था, कॉज इफ़ेक्ट कंट्रोल रट कर आए होंगे अच्छे से, तो फिर ये तो बहुत आसान था। कॉज बड़े अच्छे से आप लिख सकते थे, इफ़ेक्ट उसका क्या होता है शरीर पर उसको लिख सकते थे, और कंट्रोल कैसे किया जाए उसके बारे में। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। यहाँ पर आसान इस सेंस में नहीं था कि ये थोड़ा नॉन कन्वेंशनल, जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना, उसी तरह नॉन कन्वेंशनल थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डिफ़िकल्ट ये बात बना देता है कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं आता है जो कि जनरली लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पर लिखने में न। एक नज़र में अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन और पेन जो नहीं चलता है कई लोगों का, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ पर कि अब क्या लिखें इसमें, है ना। और ये सब जो है इस चीज़ को टफ बनाता है। और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में देखिए अनसर्टेनिटी जो है सो वो बना रहेगा। काम का बात यही है, ये तो क्वेश्चन था, और काम का बात यहाँ पर यही है कि आपको कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि आसान है या बहुत ज़्यादा टफ है। एक जो हमारा कह सकते हैं आपकी और कन्विक्शन जो है स्ट्रांग हो गया है, ये एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको जो है एक टर्म है वेल रेड, है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सुपरफिशियल नॉलेज से नहीं काम चलेगा। वहाँ पर आप उतना अच्छा आंसर लिख ही नहीं पाएंगे जितना कि लिखने के लिए लोग ऑलरेडी हैं वहाँ पर प्रेजेंट, है ना। तो वेल रेड बनिए आने वाला एग्ज़ाम के लिए। 11th जेपीएससी का जो है सो काफ़ी कुछ अब थोड़ा सा र्यूमर्स तो लग रहा है,
है ना, र्यूमर्स है, तो फिर धीरे धीरे ट्रू भी हो जाएगा एक दिन मे बी। तो उसके लिए अगर लगना है तो वो सब जो है सो छोड़ दीजिए सोचना कि जब आएगा तो कर लेंगे, नहीं, नहीं होगा, जब आएगा तब नहीं होगा। अभी से कीजिए। अभी से नहीं करेंगे तो फिर वो बेईमानी है। आपको एग्ज़ाम के समय कितना भी कोई जो है सो दिलासा दिला ले कि हो जाएगा, वो सब बहुत रेयर केस है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जिसको कहते हैं वो सब होता है। मतलब कोई बंदा साल भर से बड़ा अच्छे से मेहनत किया है, उसका आंसर आप कैसे 10-15 दिन में या एक महीने में मैच कर दीजिएगा, वो संभव नहीं है ना। तो ठीक है, कोशिश कीजिए 11th जेपीएससी के लिए। हमारा यही सजेशन है कि लगना है तो अभी से लगिए, चाहे 67th बीपीएससी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी समय है। प्रीलिम्स में, मेंस पे तैयारी कीजिए। मेंस पे हमेशा ये बात हम मेंटेन किए हैं कि जब एग्ज़ाम का डेट वगैरह आ जाए कि हाँ पीटी एग्ज़ाम अब होने वाला है, तब कुछ पीटी स्पेसिफिक काम पे लगिए। साल साल भर आप पीटी ही पढ़ते रहेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मेंस का तैयारी कीजिए। मेजॉरिटी पार्ट जो है आपका मेंस का तैयारी में जाना चाहिए। उसके बाद जब पीटी का समय आ जाएगा तो फिर आप पीटी पे लगिए। मेंस क्लियर रहेगा आपका ना अच्छे से, तो आपको पीटी का चीज़ बिल्कुल इतना इजी लगेगा। जो चीज़ आपको पीटी में रटना पड़ता है बिल्कुल ऐसे ऐसे सोच सोच करके एकदम ऐसा झूला झूलते हुए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यकीन मानिए पीटी में ऐसा कई क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि जो है सो आपको लगेगा कि सुने तो हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़े हुए वेल रेड पर्सन हैं तो, ठीक है, जिसको अध्ययन करना हम कई बार यूज़ करते हैं टर्म। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से यही है कि एक एक करके ये सारा हम क्वेश्चन आपको दिखा देंगे और थोड़ा बात भी कर लेंगे। इस पेपर के लिए, जनरल साइंस के पेपर के लिए यही कहेंगे कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का नेचर जो है इसको टफ बना दिया। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ था, लेकिन जनरली क्या होता है, एक तो कंटिन्यू डेली एग्ज़ाम हो गया तो उससे भी ज़्यादातर रिवाइज़ करने का मौका नहीं मिला लोगों को, तो वो भी, उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। ओवरऑल जो भी रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेज में, मार्क्स, वो सब का तो अभी आकलन करना बेमानी होगा। वो सब कुछ कहा नहीं जा सकता है विदाउट गुड साइज ऑफ सैम्पल स्पेस, है ना मतलब अच्छा खासा सैंपल होना चाहिए वो सब करने के लिए। लेकिन फिर भी पेपर देखकर लगता है कि थोड़ा सा टफ ही लगा होगा लोगों को, क्योंकि थोड़ा जो है सो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लीज़ स्टडी कीजिए अच्छे से, और कोई भी शॉर्टकट्स मत लीजिए। बुक्स निकालिए, बुक्स का सारा लिस्ट आपको बताया हुआ है। नहीं तो आप कहीं पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, आपको पता होगा ऑलरेडी, बट शॉर्टकट्स के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। वो पीडीएफ और एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल जब नज़दीक आ जाता है तो अचानक से नया नया बुक्स निकल रहा है, नया नया नोट्स निकल रहा है, यहाँ नोट्स मांग रहे हैं, वहाँ नोट्स मांग रहे हैं। कम ही बहुत रेयर, हार्डली 100 में किसी एक का वैसे में होता है, ठीक है। वो सब बस कहने का बात है। और बाकी की अपना जो नॉलेज बेस है उसको बढ़ाइए, और बस भरोसा रखिए कि आप अच्छा कर लेंगे एग्ज़ाम में। वो हवा हवाई बात के चक्कर में मत रहिए कि झारखंड बड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो एकदम झारखंड में तो 100 में 95 ले आएंगे, और ऐसा नहीं होता है कंपटीशन में, ठीक है। स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि स्कूल में मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। वो सब सब लोग किया है, आप अकेले नहीं हैं दुनिया में। तो वो सब होता था, ये कंपटीशन है। यहाँ पर 70% 75% ले आते हैं पीडी में, मेंस में आप 60% ला रहे हैं तो मतलब 55% भी ला रहे हैं तो बहुत होता है। तो पॉइंट यहाँ पर यही है हमारा कि अच्छे से पढ़िए, हवा हवाई चक्कर में मत रहिए ज़्यादा, और एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है किसी चीज़ को करने का वो कीजिए। आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारा बात करेंगे 11th जेपीएससी को फिर से एक बार थोड़ा सा री एनर्जाइज करने का कोशिश करेंगे आप लोगों को, है ना। काफ़ी सब कुछ फिर से बताएंगे एक बार, बताए हुए भी काफ़ी समय हो गया, 1.5 साल, लगभग 2 साल हो गया। तो एक बार फिर से उसको मैं रिव्यू करूँगा आप लोगों के लिए। और तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, बाकी कुछ कुछ और बात करते रहेंगे, सारा कुछ अभी ध्यान नहीं है। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं तो मैं वीडियो बना रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, आपको नेक्स्ट पेपर भी दिखा देंगे, ठीक है। अगला 2-4 वीडियो ऐसे ही बनाकर थोड़ा सा, और प्लीज़ इसको आप देखिए कंटिन्यू, है ना। आप जो है सो ये पेपर का डिस्कशन है, इसके बीच में ही मैं कुछ आपको काम का बात जो है बताता रहूँगा। पर्टिकुलरली नए स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए नेचर क्या रहता है क्वेश्चन का, और उसमें आपको क्या कुछ लिखना होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।